नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में बात होगी विश्व पर्यावरण दिवस की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती को भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर स्थान बनाने के लिहाज से सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी जागरूकता का संदेश देने के साथ ही जैविक विविधता पर जोर दिया। कोरोना के चलते इस बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार योग दिवस के सिलसिले में माई लाइफ माई योगा के नाम से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इन तमाम खबरों के साथ कोविड से जुड़ी हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने शहरों में वन क्षेत्र बढ़ाने के मकसद से आज से नगर वन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट्स और स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना में 200 शहरों को शामिल किया गया है। गांव के साथ अब शहरों में भी वन क्षेत्रों को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने नगर वन योजना शुरू की है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हुए एक वेबिनार में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये बात कही। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे नगर निगम की ओर से विकसित वारजे स्मृति वन का लोकार्पण कर नगर वन योजना की शुरुआत की। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नगर निगम वाले 200 शहरों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। Let us map the forest land in cities and degraded land in city, and if that is reserved for creating these urban forests, it becomes a people movement. ये जन आंदोलन होगा और इसलिए सबको साथ आकर काम करने का मैं अपील करता हूं। आगे चल के जैसी योजना आगे बढ़ेगी, अच्छा वन जहां बनेगा उसको पुरस्कार देने की भी हम योजना करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने 2.5 से 3 अरब टन कार्बन सिंक बनाने का फैसला किया है और नगर वन योजना का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने कहा कि जिन नगरीय निकायों में अच्छा वन बनेगा उन्हें पुरस्कार देने पर भी विचार करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने मात्र 2.5% भूमि और 4% प्राकृतिक जन संसाधन के साथ 16% जनसंख्या और 16% पशुधन के दबाव के बावजूद दुनिया की 8% जैव विविधता का संवर्धन किया है। इससे ये साबित हुआ है कि कम संसाधनों में भी प्रकृति की रक्षा की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज देश दुनिया में अनेक कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई दी। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत पर्यावरण के संरक्षण के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ट्विटर के जरिए अपने शुभकामना संदेश में कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर शुभकामनाएं। ये दिन पूरी प्रकृति में परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है। भारत में जैव विविधता व पर्यावरण के संरक्षण की परंपरा रही है। हम अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि भावी पीढ़ियों को बेहतर व हरित पृथ्वी की विरासत सौंप सकें। उन्होंने लिखा, इस वर्ष ये दिवस वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय आया है। विश्व ने इस चुनौती के सम्मुख प्रभावी एकजुटता दिखाई है। मुझे विश्वास है कि हम सभी ने वर्तमान संकट से सहयोग का सबक सीखा है और हम इस आपदा में से और मजबूत व समझदार होकर उभरेंगे। उपराष्ट्रपति ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ट्विटर के जरिए अपने शुभकामना संदेश में कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर इस वर्ष हम पृथ्वी की जैव विविधता का उत्सव मना रहे हैं। ये स्मरण रहे कि हम पृथ्वी को अन्य जीव जंतुओं, वनस्पति के साथ साझा करते हैं। उन्होंने लिखा,
विधाता की सबसे विकसित और विवेकशील रचना के रूप में मानव प्रकृति और उसकी विविधता का स्वामी नहीं बल्कि ट्रस्टी है। ये विश्वास और प्रकृति के प्रति सौहार्द ही हमारी सनातन संस्कृति का परिचायक है, जिस पर मानव सभ्यता विकसित हुई है। साथ ही उन्होंने लिखा, प्रकृति के प्रति सद्भाव तथा कृतज्ञता ही हमारे सांस्कृतिक संस्कार हैं। इन संस्कारों का पालन करें। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, विश्व पर्यावरण दिवस पर हम अपनी पृथ्वी की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण की अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। आइए हम सामूहिक रूप से वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करें, जिनसे पृथ्वी फल फूल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही लिखा, काश आगामी पीढ़ियों के लिए हम एक बेहतर धरती बना पाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाल ही में किए गए मन की बात कार्यक्रम का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, इस वर्ष की थीम जैव विविधता है, जो आज के हालात में खास तौर से प्रासंगिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर फेसबुक पर भी एक पोस्ट लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करें। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय पर पड़ रहा है जब सारी मानवता सबसे विकट स्वास्थ्य आपदा कोविड-19 महामारी से संघर्ष कर रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आवश्यक है कि विश्व जैव विविधता, जो इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है, उसके संरक्षण पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और इस दिशा में कुछ कारगर कदम उठाए जाएं। कोरोना वायरस ने ये तो दिखा दिया कि मानव जीवन की रक्षा के लिए जैव विविधता का संरक्षण अनिवार्य शर्त है। बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, उनके कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई, उसके कारण पशु पक्षियों के प्राकृतिक बसेरों को क्षति पहुंचाया जाना, प्रदूषण, मौसम परिवर्तन, ये सब मिलकर पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि विश्व भर में अनेक देशों में बंदी के कारण कारखानों में काम ठप हो गया, भीड़ भाड़ वाली जो जगह हैं वो खाली पड़ी रहीं, स्कूल और दफ्तर घर से चल रहे थे, पर्यटन स्थल सूने पड़े थे। पर्यावरण पर इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। दुनिया भर में वायु प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। नदियां, जो पहले कई स्थानों पर गंभीर रूप से प्रदूषित रहती थीं, उनका पानी अब पीने के लायक हो गया। उन्होंने लिखा कि भारत अक्षय ऊर्जा के समर्थन में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। वैश्विक स्तर पर इस दिशा में किए गए सार्थक प्रयासों में हमारी केंद्रीय भूमिका रही है। 2015 में भारत की पहल पर बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऐसा ही एक कदम था, जो न केवल ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध हमारे प्रतिबद्ध प्रयासों को दर्शाता है, बल्कि एक अलायंस विश्व के ऐसे देशों को साथ में लेकर आया जिनको सूर्य का पर्याप्त प्रकाश प्राप्त है। ऐसे और भी उपाय किए जाने चाहिए, जिससे देशों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भी पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचे। कोरोना वायरस महासंकट के बीच इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बिल्कुल अलग तरह से किया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस बार कोरोना वायरस की वजह से योग दिवस पर बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। 21 जून को लोगों से डिजिटल योग करने की अपील की जाएगी। इस साल की थीम रहेगी घर पर योग, परिवार के साथ योग। इसके अलावा सरकार की ओर से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम माई लाइफ माई योगा दिया गया है। इस बार योग दिवस के मौके पर खास प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहली, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता होगी, जिसमें विजेताओं को एक देश के भीतर चुना जाएगा। इसके बाद वैश्विक पुरस्कार विजेताओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें विभिन्न देशों से चुना जाएगा। वो अपनी अपनी भाषा में भी कह सकता है। रशियन कोई है तो वो रशियन में भी कहेगा। जो उसमें से नंबर 1, 2, 3 रशिया के अंदर आएंगे, उसको अंग्रेजीकरण करते हुए भारत में भेजा जाएगा। और फिर भारत में हम पूरे विश्व समुदाय से आए हुए जो वीडियो एंट्रीज है, उनको तरीके से उसका आकलन बनाएंगे, मूल्यांकन करेंगे, एंड देन वी विल डिसाइड विच आर द रैंक होल्डर्स। तो उसके माध्यम से विश्व समुदाय में योग के प्रति जो एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ना जरूरी है, विच इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड। तो वो बढ़ने के लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत कारगर प्रयास होगा। और कोरोना के चुनौती का सामना करते हुए मैं मानता हूं कि एक बहुत सार्थक प्रयास इस माध्यम से हो पाएगा। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने भरोसा दिलाया कि देश में खाद्यान्न की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी।
राज्यसभा टीवी के साथ खास बातचीत में रामविलास पासवान ने कहा कि राज्यों की जरूरत के अनुसार खाद्यान्न पहुंचाने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास पर्याप्त अनाज भंडारण है, इसलिए कोरोना संकट में भी जरूरतमंदों को खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होगी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार के पास अनाज के पर्याप्त भंडार हैं। इनसे खाद्य कानून और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत नियमित मांग को हर स्थिति में पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंदों के लिए मुफ्त वितरण के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे पास में रत्ती भर की कमी नहीं है और 2 साल तक हमारे पास में जो है नहीं भी कुछ होगा तो भी क्या कहते हैं कि हमारे पास में जितना अनाज है, चूँकि आपको जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास में अनाज 800 लाख टन से ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास में पर मंथ जो है खर्चा जो है मैक्सिमम जो है वो 55 लाख मेट्रिक टन का जो है पर साल जो है सो हमारा क्या कहते हैं कि होता है, तो एक महीना के लिए। तो इसलिए हमारे पास में जो है अनाज की कोई कमी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। रामविलास पासवान ने यह भी कहा कि 2 महीने से लॉकडाउन के कारण माल परिवहन में दिक्कतें तो हुई, लेकिन इसके बावजूद गेहूं और चावल की खरीद ने गति पकड़ी है। इसमें कोई हमको जो है प्रभाव क्या कहते हैं कि नहीं पड़ा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे अनाज का जो खरीद है, जैसा कि मैंने कहा कि अनाज का जो खरीद में जो है कोई हमारे पास में कमी क्या कहते हैं कि नहीं आई है। गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट जो है वो 366 लाख टन क्या कहते हैं कि हो चुका है। उसी तरीके से जो है चावल का खरीद जो है वो गेहूं का धान का वो 712 लाख टन क्या कहते हैं कि हो चुका है। बम्पर फसल हुआ है। चीनी का भी क्या कहते हैं बम्पर फसल क्या कहते हैं कि हुआ है। तो इसलिए उसका जो है प्रभाव जो है हम किसान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जो भारत के किसान हैं, जो अभी आपको मालूम है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं कि ख़त्म कर दिया है। रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार के प्रयासों से एक तरफ जहां किसानों का हित सुनिश्चित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से प्रवासी कामगार और उनके परिवार पूरे देश में कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार ने 3 महीनों के लिए मसूर दाल पर आयात शुल्क घटाकर 10% कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य इस दाल की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना है। इससे पहले इस दाल पर आयात शुल्क 30% था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क यानी CBIC बोर्ड ने 30 जून 2017 की एक अधिसूचना में संशोधन करते हुए कहा है कि वो तात्कालिक रूप से 31 अगस्त 2020 तक मसूर की दाल पर आयात शुल्क को कम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, भारत दुनिया में दलहनों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक देश है। वंदे भारत मिशन के तहत विशेष उड़ानों के जरिए विभिन्न देशों से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। गुरुवार को 3,537 लोग दुबई, अबू धाबी, जेद्दाह, कुवैत, दोहा, मस्कट, मॉरिशस, यूक्रेन और आयरलैंड से भारत लौटे। आज भी भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। वहीं मिशन के तीसरे चरण के तहत आज से बुकिंग शुरू हो गई है। कोरोना संकट के दौर में विदेशों से फंसे भारतीयों की वापसी के लिए 7 मई से शुरू हुआ वंदे भारत मिशन जोरों पर है। मिशन के तहत 450 से ज्यादा विशेष उड़ानों के जरिए भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हुई है। हालांकि इनमें कुछ अन्य देशों की विमानन कंपनियों की उड़ान भी शामिल है। गुरुवार तक की स्थिति के मुताबिक वंदे भारत मिशन के तहत कुल 1,07,123 भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे हैं। इनमें 17,485 प्रवासी कामगार, 11,511 छात्र, 8,633 पेशेवर शामिल हैं। 32,000 से ज्यादा भारतीय जमीनी सीमा से सटे पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित सीमा आवर्जन चौकियों से भी लौटे हैं। इनके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय नौसेना ऑपरेशन समुद्र सेतु भी चला रही है। अभी तक मालदीव और श्रीलंका में फंसे 2,173 भारतीयों को नौसेना के जहाजों से लाया गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से विभिन्न देशों में फंसे 3,48,565 भारतीय नागरिकों ने अभी तक स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है।
इंडिया एम्बेसी का बहुत धन्यवाद हूँ और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद हूँ कि जिन्होंने मेरी यहाँ इंडिया जाने के लिए बहुत मदद की और मेरी टिकट का इंतजाम करवाया और मैं इनका बहुत आभारी हूँ। ये हुण असीं दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली तो नवां शहर पंजाब में एंटर होंगे। बहुत बहुत एम्बेसी वाले ने मेहरबानी। फिलहाल मिशन का दूसरा चरण जारी है। इसकी शुरुआत 17 मई से हुई थी और दूसरे चरण को पहले 22 मई को समाप्त होना था, लेकिन सरकार ने इसे 13 जून तक बढ़ा दिया। 17 मई से शुरू हुए दूसरे चरण में 60 देशों से 1 लाख भारतीयों को वापस लाने का लक्ष्य है। दूसरे चरण के तहत एयर इंडिया ने अभी तक 100 से ज्यादा विशेष उड़ानों का परिचालन किया है। शुक्रवार को भी विभिन्न देशों से भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी है। बस एम्बेसी को बोलना चाहती हूँ कि इस कोरोना वायरस के टाइम पे इतना कुछ अनसर्टेनिटी था न्यूज़ में, मीडिया में। थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमें प्रिपेयर किया और हमें अवेयर किया कि इस सिचुएशन में हमें कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है। और सारे फॉर्म्स में भी काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन था, सारे क्वारंटाइन के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में कि दिल्ली में पहुँच के भी क्या करना है, तो उसके लिए भी थैंक यू। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के लिए भी तैयारियां जोरों पर हैं। इसके तहत 31 देशों से 333 से ज्यादा उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें अमेरिका से 54, कनाडा से 24 और अफ्रीकी देशों से 11 उड़ानें भी शामिल हैं। अमेरिका और कनाडा में जिन शहरों के लिए उड़ान सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उनमें न्यूयॉर्क, नेवार्क, शिकागो, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर और टोरंटो शामिल हैं। ये उड़ानें 9 जून से 30 जून के बीच संचालित होंगी और इनके लिए बुकिंग शुरू हो गई है। तीसरे चरण में 38,000 से ज्यादा लोगों के भारत लौटने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Mother Earth has been protecting and nourishing us all through the millenniums. The time has come for us to care for her health because our future is inexorably entwined with hers. M. Venkaiah Naidu, Vice President of India. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों का पता लगाने के लिए परीक्षण क्षमता में भी लगातार इजाफा कर रहा है। देश भर में इस वक्त 507 सरकारी और 217 निजी प्रयोगशालाओं समेत कुल 727 प्रयोगशालाओं में इस बीमारी के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसी के साथ नमूनों की परीक्षण संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 1,43,661 नमूनों का परीक्षण किया गया। इस तरह देश भर में अब तक 43,86,379 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास भी जारी हैं। इस वक्त देश में कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़कर 957 हो गई है। इनमें 1,66,460 आइसोलेशन बेड, 21,473 ICU बेड और 72,497 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की व्यवस्था है। वहीं 2,362 कोविड हेल्थ सेंटर भी मरीजों की देखभाल के लिए उपलब्ध है। इनमें भी 1,32,593 आइसोलेशन बेड, 10,903 ICU बेड और 45,562 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की व्यवस्था है। इनके अलावा 11,210 क्वारंटाइन सेंटर और 7,529 कोविड केयर सेंटर भी उपलब्ध हैं। इनमें कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 7,03,786 बेड की व्यवस्था की गई है। इनके अलावा N95 मास्क और PPE किट की भी पर्याप्त उपलब्धता है। केंद्र सरकार ने 1,28 लाख से ज्यादा N95 मास्क और 1,04 लाख से ज्यादा PPE किट उपलब्ध करवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात देश में कोविड-19 की स्थिति की। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी स्वस्थ होते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 48% से ज्यादा हो गया है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 5,355 रोगी कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक कुल 1,09,462 रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की दर 48.27% पर पहुंच गई है। वहीं 9,851 लोगों में संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,26,770 हो गई है। इनमें सक्रिय मामलों की तादाद 1,10,960 है। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा देखें तो सुबह 9 बजे के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 273 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना की वजह से कुल मृतकों की संख्या 6,348 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात उन राज्यों की जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद काफी ज्यादा है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 2,933 नए मामलों के साथ संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 77,793 है। हालांकि इनमें से 33,681 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में 41,402 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 2,710 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 123 लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जहां पिछले 24 घंटों में 1,384 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27,000 से अधिक हो गया है। इनमें से 14,902 मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली है। राज्य में इस महामारी के चलते पिछले 24 घंटों में हुई 12 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का कुल आंकड़ा 220 हो गया है। राजधानी दिल्ली में भी जानलेवा कोरोना वायरस की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद दिल्ली तीसरे नंबर पर है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1,359 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 25,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 9,898 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि 14,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 650 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 44 लोगों की जान गई। चौथे नंबर पर है गुजरात। यहाँ कोरोना संक्रमण के कुल 18,584 मामले हैं और इनमें से 12,667 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में 33 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में भी इस वक्त कोरोना संक्रमण के 9,850 से ज्यादा मामले हैं और इनमें से 5,439 मरीज कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं। कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा नहीं लेगा। वन टाइम मेजर के तहत जारी किए गए दिल्ली विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के रेगुलर छात्रों, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड की छात्राओं के लिए हैं। ये निर्देश फर्स्ट ईयर के पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों पर भी लागू होता है। छात्रों का मूल्यांकन पिछले सेमेस्टर के अंकों और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के रेगुलर छात्रों का मूल्यांकन का 50% इस वर्ष के सेमेस्टर के लिए दिए गए असाइनमेंट के आधार पर होगा। बाकी 50% मूल्यांकन पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर होगा। वहीं SOL के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों की और NCWEB के फर्स्ट और सेकेंड ईयर की छात्राओं का मूल्यांकन असाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा। वहीं संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने नोटिफिकेशन जारी कर सूचित किया है कि UPSC सिविल सेवा की प्रीलिम्स परीक्षा अब 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा अगले साल 8 जनवरी को आयोजित कराई जाएगी। आयोग ने अन्य सभी स्थगित परीक्षाओं की नई तिथियों की भी जानकारी दी। आप संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर परीक्षा का कार्यक्रम देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसके अस्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश करने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए 17 जून को चुनाव कराए जाने हैं और एशिया प्रशांत समूह के एकमात्र समर्थित सदस्य के तौर पर उम्मीदवारी के चलते भारत की जीत तय मानी जा रही है। इसी सिलसिले में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को एक पुस्तिका जारी की। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट सुरक्षित करने के भारत के अभियान की प्राथमिकताओं का जिक्र है।
डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा को लेकर सभी देशों के समक्ष विभिन्न चुनौतियां बनी हुई हैं और आतंकवाद ऐसी समस्याओं का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और इसके गंभीर आर्थिक प्रभावों ने भी दुनिया के सामने नई चुनौती तैयार की है और इस असाधारण स्थिति में भारत एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है और इसके लिए विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुझाए गए 5 S का खास तौर पर जिक्र किया, जो सम्मान, संवाद, सहयोग, सार्वभौमिक शांति और समृद्धि है। Our 5S approach to the world: सम्मान, respect, संवाद, dialogue, सहयोग, cooperation, शांति, peace, to create conditions for universal samriddhi, prosperity. Through this approach, we seek to move towards a new orientation for a reformed multilateral system, also known as norms. The brochure captures the priorities that we set for ourselves: seeking responsible and inclusive solutions, concrete and result-oriented action at the Security Council for an effective response to international terrorism, reformed multilateralism to reflect contemporary realities, a comprehensive approach to peace and security guided by dialogue, mutual respect, commitment to international law, for which we also hope to help streamline UN peacekeeping. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुपक्षीय संगठनों में सुधार, वैश्विक शांति और सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला और आपसी संपर्क के साथ साथ भारत तकनीक के उपयोग के लिए नए अवसरों के लिए काम करेगा। 17 जून को चुनाव के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत जनवरी 2021 से अगले 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल रहेगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा। इससे पहले भी भारत 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में पुलिस हिरासत में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की 25 मई को हुई मौत के बाद से विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर नहीं थम रहा है। अमेरिका के कई बड़े शहरों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसके मद्देनजर वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसक प्रदर्शनों के आरोप में अमेरिका में 10,000 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को वॉशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा अचानक से भड़क उठा और उन्होंने पुलिस वालों पर खाली बोतलों से हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर लोगों को तितर बितर करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क, पोर्टलैंड और फिलाडेल्फिया में हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लोग हाथों में प्ले कार्ड को लेकर न्याय की मांग करते दिखे, जिसकी वजह से कई जगहों पर जाम लग गया। वहीं कुछ जगहों पर लूटपाट की खबरें भी हैं। पुलिस ने हिंसक हो रहे विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्यादातर को कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पकड़ा गया है। इस बीच वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा विरूपित किए जाने की घटना की अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस मसले पर वो भारत के दूतावास के साथ संपर्क में हैं। भारतीय दूतावास ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलते चलते एक नजर डालते हैं भारत के कुछ शहरों के तापमान पर।